भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस हिंदू घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में कोई संदेह नहीं कि दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से और नगर व अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उस भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाएगा। महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिमी में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी की तक फैली हुई थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर ही नहीं, इससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है यह भारत में बाद के संस्कृति युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसा नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच के समय कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जो जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की है। यहाँ तक कि पोशाकों का फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी को इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों पर अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सर्जन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोग और ज्यादा ठेठ चिने, अच्छे हमामों और नलियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वानों और उन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और संस्कृति के बीच अनिवार्यता समानता दिखाई पड़ती है। प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में भी आए थे
तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हमें उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया होगा जिसकी व्याख्या भी पूरी देखने को नहीं मिलती है। सिंधु घाटी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती थी। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तरह पर जमती हुई गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुराने नियमों पर ऊंचाई पर मकान बनाना पड़ रहा होगा। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिला जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर दीवारें भी ऊंची उठाई गई होगी। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था और मध्यम युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया होगा। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उसके रहन सहन का प्रसिद्ध को प्रभाव किया होगा, लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं, लेकिन यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली हो, इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इंसान में कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया होगा, उन्हीं के सुरक्षित भी रख लिया होगा। लेकिन जब दूसरे शहरों और प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले को टूटने के या इससे अंतराल के भी प्रमाण मिले हैं। यह घटना उस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहर जीवन में भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर ज्यादा जोर शायद उन नुआंगतु को ने दिया होगा जो आ रहे थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतराल न रहा हो और पश्चिमी उत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियों समय समय पर आती रही हों और भारत में जज़ब होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी संस्कृति का विकास हुआ होगा। इसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और यहीं घुल मिलकर रह गए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास केवल भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद ही है, लेकिन वैदिक युग के काल के निर्धारण के बाद में बहुत से मतभेद रहा।
यूरोपियन विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले मानते हैं। अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इन्हें आरंभिक भारतीय ग्रंथों और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग के प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य या मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की प्राचीन समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपनी उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्हीं विचारों का प्लवन किया। वेदों एवं अवेस्ता की भाषा से में अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता अधिक निकट थी। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह एक प्राचीनतम और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। उसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण उसका ठेठ भारतीयपन यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या इससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर फारस, मिस्र, ग्रीक, चीन, अरब, मध्य एशिया या भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और समय भी उन्हें प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्यों के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्वी भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन, पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे और यात्रियों की दास्तान छोड़ गए। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस समय हिमालय में घूमता रहा जिसके पुराने मिथक और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्य का बहुत दूर तक प्रभाव किया। और पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझको विश्वास और रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंड्स या सिंधु, इसके आधार पर हम देश का नाम पड़ा। इंडिया और हिंदुस्तान, जिससे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ, काबिले, काफिले और फौजें आती है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है और प्राचीन कहानियों से आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का हृदय में गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग बनाती है। भारत में प्रवेश करती है, फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना जिनके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संभल न जाने की पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ में ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों लोगों की तादाद को अपने तटों और
खींचा। प्राचीन काल में आधुनिक युग तक गंगा की गाथा, भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में होती है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताओं का है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुख यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती हैं। मैं इसका सबका वारिश हूँ, साथ ही इसका सबका भी मैं अपनी पूरी मानव जाति को साझेदारी हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों ने इस पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है, हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान इस लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर की हुई है कि इस बात में लिखना चाहता हूँ। विषयों की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श कर ही सकता हूँ। जय हिंद।